गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही गुड है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, क्लियर है सर। तो आज गुड हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए ठीक है। अपने को म्यूट कर लीजिएगा, जिसका जिसका अनम्यूट है। हाँ, कल जो डिस्कशन कर रहे थे बस उसके आगे आज हम चलते हैं और एजुकेशन का कंक्लूडिंग पार्ट है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ मींस दिस हैबिटस एंड फील्ड, दिस कॉन्सेप्ट of habitus and field in the education. And Pierre Bourdieu has he has used the concept of cultural capital for you can say for just grasping the idea of how this cultural capital leads to education inequality, and how the dominant classes of the society, they just want to maintain status quo because of, or you can say that they want to make their cultural hegemony in terms of Antonio Gramsci, if you can say that how they want to make their this cultural hegemony through the process of education and the process of culture reproduction. तो कल हमने जो ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे सारी, तो हमने यही बात की और मैंने आपको सारे कैपिटल्स में बताया कि हाउ ही वाज वेरी मच फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ कल्चरल कैपिटल एंड इन कल्चरल कैपिटल एंड हाउ दिस कल्चरल कैपिटल लीड्स टू कल्चर रिप्रोडक्शन। और जो उसमें मैंने कल सारी बातों को जो मैं थोड़ा रिवाइज ही कर रहा हूँ, जो मैंने कल बताया कि वो ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से डोमिनेंट क्लास या अपर क्लास के जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, हाउ दे हैव दिस इनबिल्ट in themselves the culture of dominant caste or upper class, so that makes them always ahead in their educational success, vice versa this vis-a-vis वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स क्योंकि हमेशा एक तरीके से पीछे रह जाते हैं इस कल्चरल कैपिटल के, और तो हमेशा आप एजुकेशन में जो सक्सेस रेशियो है वो हमेशा, या जो एजुकेशन में एब्जॉर्प्शन भी है वो अपर क्लास या उन बच्चों का ज़्यादा है जो डोमिनेंट क्लास, डोमिनेंट कल्चर या कल्चरल कैपिटल के नज़दीक हैं, जिन्होंने उसको आत्मसात करके रखा हुआ है। सो इट मेक्स देम, this whole systems society makes them easier for the middle class students, क्योंकि पीरे बॉर्डो का मानना है कि जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू द डोमिनेंट क्लास, तो ये हमेशा उनको फायदे में करता है। और एक चीज़ और मैंने आपको थोड़ा कंक्लूजन बताई थी कि टीचर भी कैसे इवैल्यूएशन करता है, उस पर भी उन्होंने फोकस किया कि टीचर भी हमेशा, क्योंकि कल्चरल कैपिटल या कल्चरल डोमिनेंस के आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान न देके स्टाइल या फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देता है। और जिन बच्चों का स्टाइल या फॉर्म डोमिनेंट कल्चर के करीब होता है, जो उसको रिप्रोड्यूस अच्छे से कर लेते हैं, उनको इवैल्यूएशन में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या किसी कंपटीशन में सक्सेस का रेशियो ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ पीयर अबाउट। तो हमने ये कल पूरा डायरेक्ट एक कल्चरल कैपिटल की बात की थी, पर डायरेक्टली हम आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे सर्वे डाटा के थ्रू, क्योंकि ये जो टेस्ट किया उन्होंने, जो बुक लिखी है डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, वो बुक का नाम क्या है? डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। इस बुक में उन्होंने सर्वे डाटा यूज किया था। और बॉर्डो क्लेम्स दैट पीपल्स टेस्ट, टेस्ट मतलब जो मैंने आपको बताया था कल्चरल कैपिटल में एस्थेटिक टेस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल टेस्ट इन आर्ट, फिल्म्स, म्यूजिक एंड फूड आर रिलेटेड बोथ टू देयर अपब्रिंगिंग एंड टू एजुकेशन। ये उसका एक हाइपोथेसिस है कि जो भी टेस्ट होता है व्यक्ति का, चाहे वो आर्ट में, फिल्म में, म्यूजिक में, फूड में, दे आर रिलेटेड बोथ टू देयर अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग में सोशलाइजेशन प्रोसेस, एंड टू एजुकेशन। He claims to show that there is a very close relationship linking between cultural practices
टू एजुकेशनल कैपिटल और एंड टू सेकेंडरी टू सोशल ओरिजिन ऑफ द, जो उसमें उसने पैरामीटर्स और वेरिएबल लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस का इन्फ्लुएंस देखने के लिए, उसने क्या लिया, एजुकेशनल कैपिटल, और जो दूसरा लिया उसने सोशल ओरिजिन। सोशल ओरिजिन को कैसे उसने माना, मेजर्ड बाय द फादर्स ऑक्यूपेशन, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था इस मेजर्ड बाय क्वालिफिकेशन, कोई कितनी डिग्री लेके बैठा हुआ है, इनका उसको टेस्ट करना था कि कल्चरल प्रैक्टिसेस या कल्चर टेस्ट पे क्या असर है। तो आप जब सर्वे डाटा लेके जाते हैं तो आप अभी आप तो एमए में हैं, पर अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुत भी रिसर्च मेथडोलॉजी में पढ़ा होगा तो यू हैव कम अक्रॉस दीज कॉन्सेप्ट्स कि हम फील्ड में जाते हैं, सैंपल स्टडी करते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं, फिर हमारे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है, उस हाइपोथेसिस में हम कुछ हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें हमारे कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इसी तरीके के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उन्होंने लिए। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया उन्होंने कल्चरल प्रैक्टिसेस लिया, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए उन्होंने लिए कि एक तो लिया क्वालिफिकेशन, एजुकेशन का क्वालिफिकेशन, और दूसरा उन्होंने लिया फादर का ऑक्यूपेशन। तो फादर का ऑक्यूपेशन का क्या रोल है, मतलब वो सोशल ओरिजिन को डिनोट करेगा, और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का क्या रोल है, आपका टेस्ट डिसाइड करने के लिए। मैंने आपको टेस्ट का मतलब बता दिया, आर्टिस्टिक टेस्ट, आर्टिस्टिक सेंस ऑफ ब्यूटी रिगार्डिंग फूड, म्यूजिक, ड्रामा, ये मेनली पूरा का पूरा स्टडी था। तो जो आपको अब थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि वो जो डिफरेंट, उनके हिसाब से जो डिफरेंट टेस्ट हैं, दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट क्लासेस, और जो सॉरी, और वो कौन कौन से थे याद होगा तो, लेजिटिमेट टेस्ट जो कि हाई कल्चर से रिलेटेड था, दैट वाज हैज अ ग्रेटेस्ट प्रेस्टीज एंड इंक्लूड सीरियस क्लासिकल म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। जो मैंने आपको बताया था मिडिल कल्चर और मिडिल ब्रॉड टेस्ट, दैट वाज कंसिस्ट ऑफ द, मतलब बीच बैलेंस्ड का, माइनर वर्क्स ऑफ व्हिच आर लाइक माइनर मेजर वर्क्स ऑफ द माइनर आर्ट्स। व्हाट डज दिस मीन, मतलब उसमें काम तो बहुत अच्छा है पर इट वाज लाइक बहुत सीरियसनेस नहीं है, इट इज नॉट अ सीरियस वर्क, आप उसको सीरियस वर्क की कैटेगरी में नहीं रख सकते। और थर्ड जो मैंने आपको बताया था शुरुआती दौर में, इट वाज पॉपुलर कल्चर, और यू कैन से पॉपुलर टेस्ट, जिसमें वो सारे म्यूजिक, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो या वो वैसे म्यूजिक जिसको इलॉजिकल हो, जो लोगों में बहुत पसंद किया जाता हो, तो वैसे पॉपुलर कल्चर जो मासेस की पसंद हो। तो इन तीन चीजों में उन्होंने देखने की कोशिश की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि थ्रू अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन people learn to be able to express good taste, ये उनका कंक्लूजन है, फाइंडिंग्स, वन ऑफ द फाइंडिंग्स। So those with legitimate taste can mix in the most culturally advantaged circles. तो इससे आपने क्या पाया कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग है और आपके पास एजुकेशन है तो यू कैन डेवलप अ गुड सेंस ऑफ टेस्ट और गुड सेंस ऑफ आर्टिस्टिक, और सिंपल वर्ड में यू कैन जनरेट अ गुड कल्चरल कैपिटल. So according to Bordeaux, the education system attaches the highest value to legitimized taste. तो एजुकेशन, आप भी, वो फ्रांस में कहता है कि जितने भी लोग थे वो हमेशा एस्पायर करते थे किस ग्रुप में या किस टेस्ट को पाने के लिए, लेजिटिमेट टेस्ट, जो हाईली एलीट क्लास का जो कल्चर होता था उस ग्रुप को एस्पायर करने के लिए वो हमेशा लेजिटिमेट टेस्ट को एस्पायर करने की कोशिश करते थे. ठीक है. तो अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छा कर लिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस क्लास में आप इजीली एब्जॉर्ब हो जाए. तो ये पूरा का पूरा अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझें तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है एजुकेशन, हाउ एजुकेशन लीड्स टू डिफरेंट टेस्ट एंड इट ब्रिंग्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. तो और दूसरा, अब यहाँ से आपको एक एजुकेशन में इनइक्वालिटी की बातें और एक देखने की समझ में आएंगी कि एक तो ये कैसे किसी को शामिल करता है, मतलब लेजिटिमेट कल्चर, मिडिल कल्चर या पॉपुलर कल्चर की जो बातें करते हैं, और दूसरा ये कैसे एलिमिनेट करता है.
elimination process of the educational system because of this cultural capital. तो बॉर्डुआ ने एक स्टडी की और बॉर्डुआ ने पाया कि एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो elimination of working class is far higher than the middle class, जो क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। बॉर्डो का कहना है कि इसमें एलिमिनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, वर्किंग क्लास का, क्योंकि वर्किंग क्लास ही एक ऐसा क्लास है जो मैंने आपको कल बताया था कि उनके पास दो चीजें, एक तो वो पहला कि उनके पास कल्चरल कैपिटल होता नहीं है जिससे उनकी सारी एग्जिस्टेंस को डिवैल्यू किया जाता है। वो मतलब उनको कई चीजें टीचर की क्लासेस में जो क्योंकि मिडिल बुर्जुआजी पैरलांस की होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं या कुछ भी कोरिलेट करने के लिए, तो वो बुर्जुआजी या कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज के होते हैं जो कि कॉमन पैरलेंस या कॉमन एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट इजिली, ना एक्सेंट एग्जाम्पल ना ग्रामर। तो कई बार उनको एलिमिनेशन, उनके पास चांस यही है, या तो फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद सिस्टम उनको खुद ही छोड़ देता है, और दूसरा या तो वो खुद निकल जाते हैं। तो इसको अगर आप अप्लाई करें ड्रॉप आउट रेट भारत में जानने के लिए, तो एक अच्छा मेथड हो सकता है कि इससे क्योंकि कोई भी थ्योरी फुल प्रूफ नहीं होती है, मैं यही आपको हर बार हर क्लास के बाद ही बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी में की गई स्टडी आपको एक थ्योरी दे सकती है, पर क्या वो पूरे विश्व में लागू होगी ये अपने आप में। पर अगर फ्रांस में कोई की गई स्टडी और उसको फिर यूरोपियन सोसाइटी में भी किया गया, तो हमारा देखना ये होता है कि मोटे तौर पे क्या है। हो सकता है कि मोटे तौर पे प्यूरे बॉर्डुआ का बहुत जगह एप्लीकेशन हो जाए, और कई एस्पेक्ट ऐसे होंगे जहां प्यूरे बॉर्डुआ का कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी, एशियन सोसाइटी में नहीं लागू हो रहा है। तो उसी गैप को लाना रिसर्चर का एक काम होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स हैं और आप इसको यूज करके कोई रिसर्च करना चाहें, तो ये बहुत वेलकमिंग क्या कहते हैं कि एक पहलू होता है जिसपे आप सबको कहा जाता है कि आप आइए और इस तरह से क्योंकि किसी चीज को बार बार अफर्म करना इज गुड। अफर्म मतलब हाँ, डिस्क्राइब करना। ज्यादा तरीके के रिसर्च भारत में डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आपको पता है, आपने उसी को लाके फिर रख दिया, फिर लाके किसी रिसर्चर ने रख दिया, क्योंकि वो इतनी बार रिसर्च हो चुका है। पर कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो कि गैप को लाते हैं, यस देयर इज अ गैप, और वो गैप लाना ही रिसर्च का एक मेन जिसको कहते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन होता है इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। तो जो मैं आपको बता रहा था कि दो मेथड हैं वर्किंग क्लास के, एक तो है एग्जामिनेशन में फेल हो जाना और दूसरा सेल्फ एलिमिनेशन। तो वो कहता है कि जो वर्किंग क्लास, क्योंकि जो पेपर सेट किया जाता है, वो पेपर जैसा भी सेट किया जाता है, इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट और डिनोट्स हाई क्लास कल्चरल कैपिटल, चाहे वो आईक्यू की बात हो और चाहे वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात हो, क्योंकि पेपर की सेटिंग ऐसी होती है कि इट्स फार फैमिलियर टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द मिडिल क्लास और अपर क्लास, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ईजी होता है, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग, अर्लियर स्टडीज, दे आर वेरी यूज टू सच पैटर्न। पर जो वर्किंग क्लास होता है उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं वो दे आर नॉट वेरी यूज्ड टू, क्योंकि वो लेट कमर होते हैं, लेट स्टडी उन्होंने शुरू करती है, तो वो इससे थोड़ा सा दे आर नॉट दैट मच फैमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स। सो द रेट ऑफ फेल्योर किसमें ज्यादा होगा, वर्किंग क्लास में। और वर्किंग क्लास, और वो कहते हैं कि वर्किंग क्लास में ज्यादा होगा बार बार, तो सिस्टम उनको हटा देगी। और दूसरा, कई बार सेल्फ एलिमिनेशन होता है। सेल्फ एलिमिनेशन वो कहता है कि अच्छा है, क्योंकि अब पियरे बॉर्डुआ का ये कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ एलिमिनेशन अच्छा है, क्योंकि बार बार की उस ह्यूमिलिएशन में, क्योंकि वो सोचता है कि जो वर्किंग क्लास होता है वो कभी भी हाई कल्चर में जा नहीं पाएगा, तो अपने को उस कल्चर में या उस कंपटीशन में ह्यूमिलिएट करने से अच्छा है कि वो खुद ही ड्रॉप आउट हो जाए, सेल्फ एलिमिनेट हो जाए। तो बहुत सारे लोग सेल्फ एलिमिनेशन कर लेते हैं, मतलब खुद ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे या फ्यूचर में सक्सेस को या पायदान पर आगे किसको ज्यादा वेटेज मिलना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस कल्चरल कैपिटल अल्टीमेटली लीड्स टू सोशल कैपिटल, और
it also leads to your symbolic capital. तो वाइस वर्सा सारे इंटर रिलेशंस हैं. अगर आपका कल्चरल कैपिटल लो होगा तो आपका सिंबॉलिक कैपिटल भी लो होगा और आपका सोशल कैपिटल भी लो होगा. तो ये पूरा का पूरा है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डुआ बात कहता है अपने बात में कि द मेजर रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इट मेक्स टू सोशल रिप्रोडक्शन. अब ये सोशल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स वाली बात आपको याद आ जाएगी जिसमें वो कहता है कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस. वन इज जिसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन में टू रिलेशनशिप्स की बात करता है. एक होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपको कार्ल मार्क्स ध्यान हो तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़े अलग तरीके से यूज करता है और वो कहता है कि दिस कल्चरल कैपिटल लीड्स टू सोशल रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज दिस सोशल रिप्रोडक्शन? The reproduction of the relationship of power and privileges between the social classes. So the reproduction of the power and privileges between social classes. अगर आपको कार्ल मार्क्स याद आ रहा है तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन में भी यही होता था कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके का रिलेशन बनता था, हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में. और ये हैव्स और हैव्स नॉट का ही रिलेशनशिप आप देखते हैं तो वो बताता है कि इन हिस्टोरिकल इपोक्स फर्स्ट इट वाज बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स, देन इट वाज बिटवीन दिस लैंडलॉर्ड्स एंड सर्फ्स, देन इट वाज बिटवीन दिस बुर्जुआजी एंड प्रोलेटारिएट. तो कई सारे उसने अपने कॉन्सेप्ट्स बताए कि रिलेशनशिप्स, और वो रिलेशनशिप्स क्या, हैव्स और हैव्स नॉट के बीच का. तो उसी तरीके से जिसके पास कल्चरल कैपिटल ज्यादा होगा, दिस कल्चरल कैपिटल विल लीड टू कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड दिस कल्चरल रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली लीड टू सोशल रिप्रोडक्शन. और ये सोशल रिप्रोडक्शन क्या है? इट्स अ डिवीजन, relationship of the power and privilege between the social classes. So social inequality is reproduced in the educational system as a result and it is legitimated. सबसे important क्या है? इसको legitimate माना जाता है. आप और हमको दिखता नहीं है, हम ये सोचते हैं कि यार मेरिट, जो यहाँ पे वो जो मेरिट की डिबेट्स होती हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था वो जो मेरिट की डिबेट है, अगर आप पीरे बॉर्डुआ के लेंगे तो मेरिट की डिबेट यहाँ पे क्रिटिसाइज होने लगती है क्योंकि मेरिट हमेशा किसकी मेरिट? तो मेरिट में आपको क्या एडवांस आपको मतलब जिसको कहते हैं कि हमें एडवांस अहेड, आप कितने अहेड हैं वो इम्पोर्टेंट है देखना. आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला, कैसा सराउंडिंग मिला, कैसा परिवार मिला. यहाँ पे सोशियोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट है देखना कि क्या ये चीजें भी आपके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करती हैं. तो पीरे बॉर्डुआ के हिसाब से है हाँ, ये डिसाइड करती हैं कि आप सोसाइटी में किस जगह पे एग्जिस्ट करेंगे. हाँ, किसने पूछा? रूपल. हाँ रूपल पूछो. सर जैसे अगर कल्चरल कैपिटल को आप बता रहे कि कार्ल मार्क्स के रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन लेकर अपन ये बात थोड़ा सा तो अपना जो रूपल जो माइक है ना, जो भी रूपल जो माइक है उसको अपने मतलब पास लाके बोलो क्योंकि आवाज एक तो तुम्हारी कटती हुई है और साथ में साफ नहीं आती, मतलब फ्लुएंसी में नहीं आती है, कट कट के आती है. तो एक बार फिर से बोलो. सर जैसे कल्चर कैपिटल बात कर रहे हैं लीड्स टू कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड देन कल्चरल रिप्रोडक्शन लीड्स टू सोशल रिप्रोडक्शन. तो अगर बेस की बात करें तो बेस हमेशा इनइक्वालिटी ही रहेगा क्या सर? पियरे बॉर्डुआ के हिसाब से हाँ, पियरे बॉर्डुआ के हिसाब से हमेशा हाँ. मैंने क्या कहा कि जिस तरीके से आप देखिए ये पर्सपेक्टिव्स हैं, अगर आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ले रहे हैं या आप इसी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को कल्चरल के टेंडेंसी में यूज किया है तो पियरे बॉर्डुआ का कहना है तो उसके हिसाब से हाँ, क्योंकि हमेशा किस कैपिटल को आप कहाँ किस कैपिटल, लेकिन आपको ये है कि मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का मतलब हमेशा इनइक्वालिटी रहेगी. किसके बीच में रहेगी? जो डिफरेंट क्लासेस के लोग होंगे. पर अगर कोई एक बार उसमें शामिल हो गया तो वो उसके लिए फिर वो उस क्लास को बिलोंग करने लगेगा. पर फिर भी कई ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे मतलब क्लास डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है.
वो पॉसिबल, मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि वो कार्ल मार्क्स के इन द सेंस में कि क्लासलेस सोसाइटी, इट्स नेवर पॉसिबल, इट्स अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट। और अब तो सबने मान लिया कि नो, इट्स अ फेल फिलॉसफी, कि कभी भी क्लासलेस सोसाइटी नहीं हो सकती है। तो आप शामिल हो सकते हैं, आप उसी कल्चरल कैपिटल को करते हुए, आप मान लीजिए मैं आज लोअर क्लास में हूँ, तो मैं लोअर क्लास से हाईली एजुकेटेड होने के साथ साथ मेरे लिए लेजिटिमेट क्या है, लेजिटिमेट कास्ट, मैं उसके लिए एस्पायर, जैसे रेफरेंस ग्रुप में आप करते हैं, मैं उसी तरीके के सेंस को डेवलप करना शुरू करूं, सीखूं। और जैसे जैसे मेरा इकोनॉमिक कैपिटल चेंज होगा, मेरा हैबिटस, मैं चाहूं तो मैं अपने हैबिटस को चेंज कर सकता हूं, जो मैंने अब बताया था। तो जब हैबिटस चेंज होगा तो मेरा क्लास भी चेंज हो जाएगा। तो मैं लोअर क्लास से, मतलब जो मेरा पॉपुलर टेस्ट है, तो मैं अगर एस्पायर कर रहा हूँ कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है, जो आप रेफरेंस ग्रुप में हमेशा याद रखते हैं, तो आपको जब उस ग्रुप में शामिल होना है तो आपको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन करने के साथ साथ आपको वो सारे टेस्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे। और आप टेस्ट क्यों डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास एजुकेशन है, आप कर सकते हैं। जिसके पास पैसा ही नहीं है और एजुकेशन नहीं, क्योंकि उसका कहना है कि एजुकेशन ही है जो वेल्थ को जनरेट करेगा और पावर को जनरेट करेगा। तो जब आपके पास होगा तो आप वैसे आर्टिस्टिक सेंस, वैसा ड्रामा देखने के लिए पैसा लगा सकते हैं, वैसे टिकट्स खरीद सकते हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं खरीद सकता है। तो दिस कल्चरल कैपिटल विल लीड टू सोशल, दिस कल्चरल कैपिटल लीड्स टू कल्चरल रिप्रोडक्शन। और कल्चरल रिप्रोडक्शन का मतलब है, जो मैंने आपको बताया, कि सोशल रिप्रोडक्शन, इनइक्वालिटी बिटवीन द क्लासेस, पावर एंड प्रिविलेजेस फॉर फ्यू एंड डिसेबिलिटीज फॉर द मासेस। सर रुचि, हाँ। हेलो। हाँ जी सर। सर जैसे आपने बताया कि एजुकेशन गिव्स अस अ सर्टेन लाइक एक लेवल ऑफ एजुकेशन हमें एक सर्टेन काइंड ऑफ कल्चरल कैपिटल देती है व्हिच मींस लाइक वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ टेस्ट और क्लास। तो सर इसमें मोनोकल्चर कहाँ फिट होगा? जैसे कि आजकल जैसे कि वेस्टर्न फूड हो गया या वेस्टर्न कल्चर, मतलब वो तो एक लाइक नॉर्मल नॉर्म हो गया है जिसमें कि हम आई डोंट थिंक कि उसमें क्लास को भी इतना कोई वो डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आजकल मोनोकल्चर हर चीज में ही प्रमोट होता जा रहा है, इन फूड, इन लाइक एवरीथिंग, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, तो नहीं, मतलब इसमें वो मोनोकल्चर का मतलब जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस आई थिंक अबाउट मैकडोनाल्डाइजेशन कॉन्सेप्ट या केएफसी वाला, हाँ ऐसा जी, कुछ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भी। और प्लस ऑल्सो जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में यूएस वगैरह में देखते हैं तो हर सिटी इज लाइक सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन एस्थेटिक ब्यूटी ऑल्सो इन प्लेसेस इन ज्योग्राफी, मतलब जैसा हाँ, वेस्टर्न ठीक कंट्री है। जैसे मैं और तुम्हारी बात समझ गया, तुम्हारी डायलेमा समझ में आ गई मुझे, कि अब जब हर जगह एक तरीके की ही चीजें हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइसेस कि चूज क्या करें सब में। मतलब जो तुमने बताया कि सारी सिटीज एक जैसी हैं सारी, तो उसमें एस्थेटिक क्या रह गया? ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन? हाँ जी, ऑल्सो मैकडोनाइजेशन भी है फूड में हाँ, भी, वही जैसे वेस्टर्न फूड ही प्रेवलेंट हो रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक हो हाँ, गया या हाँ। वन काइंड ऑफ म्यूजिक। तो ठीक है, मैं एक चीज यही यही यहाँ पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। देखो, Pierre Bourdieu, when he was writing, or when he did this thesis, so it was before globalization, ठीक है। और जब और लेकिन हम ग्लोबलाइजेशन से जो पहली बात चली, देयर आर सर्टेन theories of globalization, if you will look, so there is a, what you are saying is a monopolization, but there are two other things also in globalization which the scholars are debating, that is of heterogeneity, and the other is like hybridization of culture. So it's not only monopolization of culture due to globalization, there are two certain other features, like now there is a debate of globalization also, globalization also. So still the debate is going on, कि जो हम पहले जो मेल्टिंग पॉट का कॉन्सेप्ट जो तुमने मोनोकल्चर का बोला कि मेल्टिंग पॉट, हर कुछ अमेरिकनाइजेशन जैसा हो जाएगा, तो इट्स डिबेटेड नाउ। अब कोई नहीं मानता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में, हाँ मैं उस पे आऊंगा जो तुमने बात की, पर पूरा सुनने के बाद पहले पूरा सुनना, कि नाउ देयर आर, और मैं ये डिबेट्स क्यों बता रहा हूँ, ये डिबेट्स स्कॉलर्स के हैं थ्रू देयर स्टडीज, तो मैं उनको कोट कर रहा हूँ
to make you understand कि there is the other two processes in globalization, hybridization and heterogenization. तो उनका मानना है कि अब ग्लोबलाइजेशन कोई अपने में ऐसा नहीं कि अमेरिका की सारी चीजें आप ऐसे ही एब्सोल्यूट पावर जैसा कुछ नहीं होता है कि आप आए और अमेरिका ने अपनी सारी चीजें मैकडोनाल्ड के लिए आए। वो कई बार ये डिबेट्स होती है कि आपकी भी साउथ इंडिया की फूड्स, चाइनीज फूड और एशियन फूड्स पूरे विश्व में ग्लोबलाइज्ड हो गए बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। सो देयर इज अ टू वे प्रोसेस। आपका नमस्ते भी अमेरिका में चलने लग सकता है। आपके कई सारे जो कल्चर की है कि वो टू वे प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही पूरा करके आपको अमेरिका के रंग में रंग दिया। So that's the difference. This is globalization, global tendency also and local tendencies also. So there is always a resistance type of thing in globalization. तो पहली theory fail हो चुकी है अब कि globalization में कि monopolization या monoculture जैसा concept अब खत्म हो चुका है melting pot, क्योंकि debates बहुत आ गए। और वो भी जब आप अप्पा दुराय से लेके बहुत सारे ऐसे thinkers हैं, even रिडजर, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का डिबेट है। दूसरी बात ये कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बट ऑब्वियसली कि डोमिनेंट कल्चर है तो वो आप पे डोमिनेट करेगा और आप एस्पायर होते हैं उसकी तरफ ज्यादा। ठीक है, तो ये मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा एसिमुलेशन नहीं है। आपने जब कल्चर में पढ़ा होगा एक टेंडेंसी एसिमुलेशन। सो देयर इज नो नथिंग लाइक देयर इज ये जो दो क्या कहते हैं कल्चर के बीच में एसिमुलेशन जैसा प्रोसेस नहीं है। इट्स लाइक डिफ्यूजन और यू कैन से अकल्चरेशन। सो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और दूसरा, मैं इस कॉन्सेप्ट से आता हूँ अब आपके यहाँ पर पियरे बोर्दुआ का। अब पियरे बोर्दुआ वाला जो कॉन्सेप्ट है रुचि, उसको तुम अलग से समझो। पियरे बोर्दुआ यहाँ पे ये कहना चाहता है, हम उसको ग्लोबलाइजेशन और ये सारी एस्थेटिक्स इसमें हम टेस्ट की बात करें। आज भी अगर आप देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरे तरीके से सच है, पर अगर आप मोटे तौर पे देखें कि क्लास बनने के लिए आपने देखता होगा कि जवाहर कला केंद्र में जाने वाले लोग, रविंद्र उसमें जाने वाले, क्या रिक्शा वाला होता है, क्या ऑटो वाले होते हैं, या कौन होता है वहां जाने वाला, या ऐसे प्लेसेस पे जेएलएफ में जाने वाला कौन होता है? क्या वो वर्किंग क्लास होता है? नहीं। वो आपको उस लेजिटिमेट कल्चर में टेस्ट करने, कई बार आप उस क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं पर आप वहां जाके महसूस करना चाहते हैं कि वो कौन सा कल्चर है, वो टेस्ट है कि जिससे मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। आप उसके लिए एस्पायर करते हो, वो एस्पिरेशन है आपका। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी पियरे बोर्दुआ के हिसाब से कि कुछ फ्यू एलीट का कल्चर होता है जो टेस्ट में हमेशा वो ऐसी पेंटिंग डिस्कोर्स, आपको हमेशा मॉडर्न पेंटिंग्स भी ऐसी मिलेंगी जो लाखों की अरबों की मिलती रहती हैं। उनका टेस्ट वो सैंक्शंस में, नीलामी में कौन जाके खरीदता है? क्यों लोग ऐसी क्लास में जाना चाहते हैं और एस्पायर करना चाहते हैं कि हम एलीट हैं, वी आर एलीट। तो वो कहता है ना कि पियरे बोर्दुआ खुद अपने बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सुपीरियर इंफीरियर है, पर जो पावरफुल होते हैं वो ऐसा ऑरा बना देते हैं कि ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मासेस के कल्चर से अलग है। और जैसे आप ब्राह्मण्स को समझिए कि ब्राह्मण्स एक समय में ऐसा था कि उन्होंने नॉलेज को एकदम मोनोपोलाइज कर दिया, रिलीजियस स्क्रिप्चर को। मैं बस ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम दिल से मत ले लेना और इसको कंपैरेटिव स्टडी मत करना, कि मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक एलीट वर्ग बन गया। उन्होंने कहा कि बस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे आपका होल्ड है, संस्कृत किसी को आती नहीं है, देन यू बिकम एलीट। तो उसी तरीके से ये डोमिनेंट कल्चर में जो एलीट हैं वो आपस का एक ऐसा टेस्ट डेवलप करते हैं, और आपके में आज टेस्ट नहीं है पर कल आप जाएंगे और आपका वो सर्किल जो दोस्त हैं वो अलग सी ड्रिंक्स लेते हैं हाई लेवल की। कोई रिक्शा वाला है वो देशी लेता है, कोई ब्लू लेवल लेता होगा, मैं ड्रिंक्स में भी आ रहा हूँ। तो आपका ड्रिंक का लेवल क्या है, आपका म्यूजिक का लेवल क्या है, आप जैज सुनते हैं कि आप सलमान खान या हनी सिंह सुनते हैं, आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, आप गंधर्व सुनते हैं। तो ये उस ग्रुप में शामिल होने का सारा, वो इसको जायज नहीं ठहराता है, वो यही बता रहा है कि ये जो डोमिनेंट कल्चर है वो किस तरीके से कल्चर को मोनोपलाइज करके अपने को फ्यू होते हैं, दे होल्ड दिस कल्चरल कैपिटल। और जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं या मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो आप देखिए कि एक तरीके का जो कल्चर, फोक से खाना, नाइफ से खाना, जेंटलमैन कैडेट, या जो ऑफिसर्स मेस होता है,
सूट में पहनना, जोधपुरी एक तरीके का कल्चर है। क्या एक वर्किंग क्लास वो कल्चर होता है? वो हो सकता है जिंदगी भर सूट ना पहनता हो, पर मिडिल क्लास का बच्चा इंटरव्यू सूट सिल के और ये जाके वो अपने को सोचता है कि मैं इस रेफरेंस ग्रुप में शामिल हो जाऊं और मैं आईएएस बन जाऊं और मेरा एक अलग कल्चर हो जाए। तो आपको उस सेंस में इसको देखने की कोशिश करनी है रुचि, कि डोमिनेंट कल्चर, कल्चरल रिप्रोडक्शन, और जो नहीं भी है वो कैसे उसको कल्चर में जाने की कोशिश करता है। मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा, और नहीं खत्म हुआ होगा तो स्टिल वी कैन डिस्कस ऑन दीज थिंग्स। यस सर रुचि, नहीं इसको Yes, मतलब आपको इसको पर्सपेक्टिव थोड़ा सा, वो जो तुमने बोला इट वाज सर्टेनली ट्रू, पर अब मोनोपोलाइजेशन, मोनोकल्चर जैसी चीज अब डिबेटेबल है जो मैंने बताया। और दूसरा पीरे बॉर्डुआ जिस सेंस में बता रहे कि एजुकेशन कैसे कल्चरल रिप्रोडक्शन ही करता है, ये पावर फुल लोगों के लिए एक टूल की तरह है एजुकेशन। वो अपने जैसे लोग चाहते हैं, जैसे आपने एक समय में, फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, पता नहीं अचानक एब्रप्टली कट जाता है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, कि आपने मिस्टेकन मॉडर्निटी में जेंटलमैन एंड जेंटूस का कॉन्सेप्ट सुना होगा। दीपांकर गुप्ता ही वाज टेलिंग, वो कहते थे कि एक समय में जो ब्रिटिशर्स थे वो जब इंडिया में आए तो वो चाहते थे कि जो फूड हैबिट, टाई और ऐसे पहन के वो एक ऐसा क्या कहते हैं कि मास्क तैयार करें या कलर तैयार करें जो उनकी तरह ही पहनता, उठता और सोता हो, सोचता हो, पर वो इंडियन भी हो, क्योंकि उसको इंडियन से आपको जोड़ना है, पर वो आपका काम भी कर सके। तो ब्रिज, तो उनको हमने जेंटलमैन का नाम दिया, पर वहां पे दीपांकर गुप्ता उनको जेंटूस बोलता है इन अदर कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या है कि आप उस समय एस्पायर करते थे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स की तरह आपको खाना पीना, एक तरीके का एक एलीट लेजिटिमेट कल्चर होता था लोगों के लिए, उस समय मासेस के लिए, कि आपको उनकी तरह चाय पीनी है, उनकी तरह आपको सूट पहनना है, आपको टाई पहननी है, तो एस्पायर करना है। इस कल्चर, डोमिनेंट कल्चर वाज देयर। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक समय में एक कल्चर होता है जो डोमिनेंट लेजिटिमेट कल्चर होता है, और एक मिडिल कल्चर होता है, और एक पॉपुलर मास का कल्चर होता है। और हर व्यक्ति पॉपुलर मास से लेके उसमें थ्रू एग्जामिनेशन, थ्रू कंपटीशन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट लेजिटिमेट कल्चर। ये पूरी की पूरी कहानी और थियरी है पीरे बॉर्डुआ की। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन होगा तो वी विल डिस्कस, मतलब जब तक समझ ना आ जाए डिस्कशन करते रहना चाहिए, अच्छा है। ठीक है रुचि, मतलब अगर यहाँ पे है, नहीं तो अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। ये अच्छा है कि जितना डिस्कशन हो क्लियर हो जाए दिमाग से। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, तो और किसी को कोई कुछ? तो सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मिडिल क्लास हमेशा अपर कल्चर को मतलब अपनाने का प्रयास करता रहता है? हाँ, पीरे बॉर्डुआ के हिसाब से हाँ। तो सर फिर मिडिल क्लास की जगह कौन लेता है? मिडिल क्लास, ऐसा मिडिल, देखो लोअर क्लास क्या मिडिल क्लास वर्किंग में आएगा क्लास? हमेशा। ये तो अच्छा। सर्कुलेशन है, आप जहां से एस्पायर करेंगे, क्योंकि हमेशा लोअर, ये मतलब हायरार्की में ये सेट है कि लोअर क्लास से आप मिडिल क्लास से आप अपर क्लास की तरफ जनरेट करते हैं। कोई हो सकता है ऐसा भी केस हो जो सीधे लोअर से अपर में आ जाए, एक्सेप्शंस हैं, पर एक हायरार्की हमेशा एस्पायर। आप रेफरेंस ग्रुप का मॉडल, अगर आपने रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी, इस गिवन रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी अगर आपको याद होगा तो? इट वाज गिवन बाय हाईमैन और यूज्ड बाय मर्टन। नहीं, it was given by Hyman, ये absolutely right, but used by in sociology, psychology में मर्टन। हाइमन ने दिया था, और मर्टन ने सोशियोलॉजी में इसको यूज किया एज ए रेफरेंस ग्रुप। और उसको रेफरेंस ग्रुप में वो कहता है ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह आप देखिए जो कल्चर में आ रहा है, या इवन संस्कृताइजेशन वाज अ प्रोसेस, इन ईच यू विल फाइंड दैट रेफरेंस ग्रुप कॉन्सेप्ट, कि हमेशा व्यक्ति किसी न किसी को रेफरेंस ग्रुप मान के चलता है, और वो हमेशा ये होता है हमारी सोच में है कि ये मुझे बनना है। तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास भी लेजिटिमेट कल्चर की तरफ ही एस्पायर करेगा, मिडिल क्लास भी लेजिटिमेट कल्चर की तरफ ही एस्पायर करेगा, लेकिन प्रोसेस में होगा कि जो लोअर क्लास है वो पहले मिडिल क्लास तक आएगा, फिर मिडिल क्लास से उसकी दूसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं जनरेशन जो होगी वो लेजिटिमेट कल्चर में हावी। यहाँ जनरेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, अगर आप वो आपको ध्यान हो
तो वो कई जनरेशंस में ये चेंजेस आते हैं, ये नहीं कि सडन चेंज हो गया। तो देयर आर 1 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन इट टेक्स। तो हमेशा, लेकिन हमेशा आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते क्यों हैं? हर कोई बच्चा क्यों कहता है आरएएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, कोई कहता है कि तुम बेरोजगार बन जाओ, या कोई कहता है टीचर बन जाओ। तो नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो टीचर कहेंगे बनने के लिए। वो हमेशा चाहते पावर। आईएएस में पावर है, आरएएस में पावर है, थ्रू पावर यू कैन बिकम डिफरेंट क्लास। ये माइंडसेट है, मतलब मासेस का माइंडसेट है कि अगर आपके पास पावर होगी तो आप मेरे पूरे परिवार का कल को वर्ग क्लास बदल सकता है। ठीक है अनु? यस सर। तो एस्पिरेशंस तो हमेशा होंगे मूवमेंट के। तो अगर और किसी के क्वेश्चंस हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर वाइंड अप करते। कोई और? सर मेरा एकदम आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है एक। ठीक है रुपल, कोई नहीं, कोई भी टॉपिक पूछ सकते हो आप। सर रिसेंटली कल लाइक न्यूज़पेपर में देयर वाज समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, तो एकदम से